मंच पर बैठे सभी विशिष्ट जन, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे नेपाली में बोलना नहीं आता, हालांकि लगभग समझ जाता हूं। अधिकांश बात मैं समझ गया माननीय मंत्री जी की और दूसरों की भी, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए आज नेपाली बोलकर प्रयास नहीं करूंगा सीखने का आप लोगों से। नेपाल में आना मेरे लिए घर में आने जैसा है। आप लोगों के बीच में बैठना अतिथि की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह है। भले ही मैं भारत में जन्मा और भारत में मैंने काम शुरू किया, लेकिन नेपाल भी पिछले 40 सालों से मेरा गहन कार्य क्षेत्र रहा है। मुझे उन माओं की तस्वीरें याद हैं, उनके चेहरे याद हैं, उन बच्चों के चेहरे याद हैं जो यहाँ से ट्रैफिकिंग के शिकार होकर भारत ले जाए गए। पिछले 40 सालों में ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ हमारी यहाँ की माएँ और पिता ये भूल चुके थे, शायद ये विश्वास खो चुके थे कि उनकी बेटी, उनका बेटा कभी उनकी गोद में वापस आएगा। लेकिन जिस वक्त हमारे विनम्र प्रयासों से हमने उनको अपने बच्चों से मिलाया, उन बच्चों को कहीं कालीन उद्योग से, कहीं घरेलू उद्योग से, कहीं सर्कस से, कहीं वेश्यालयों से छुड़ा के यहाँ वापस लाए, तो उन माओं के चेहरों पर जो आंसू खुशी के ढलकते हुए नजर आए, जो बच्चे अपनी माओं से, अपने पिताओं से, छोटे भाई बहनों से चिपटकर कभी मुस्कुराते थे, कभी खुशी में रो पड़ते थे, आजादी की खुशी में, अपनों से मिलने की खुशी में, उनके ढलकते हुए आंसू में मुझे हर बार ईश्वर के दर्शन हुए हैं। क्योंकि अगर ईश्वर उस खुशी में नहीं है, उस आनंद में नहीं है, तो ईश्वर कहीं नहीं है। आज आपका दिन है, लंबे चौड़े भाषण सुनने का दिन नहीं है। आज आप पार्टी करेंगे, आपके हाथ में डिग्रियां होंगी, मेडल होंगे, अपनों से मिलेंगे। आज का दिन आपकी जिंदगी में एक नया दिन है। लेकिन मत भूलिए कि जो आपके प्रमाण पत्र पर, आपकी उपाधि पर छपा है, वो सिर्फ अक्षर नहीं है, वो सिर्फ कागज नहीं है। उन अक्षरों के भीतर आपके माता पिता के बचपन से लेकर अब तक के सपने छुपे हुए हैं। All the dreams and aspirations of your parents are written in those scripts. It is not simply a degree. Your hard work reflects on it. बहुत गरीब इलाका है ये, मैं जानता हूँ। मैं एकदम इस सुर्खेत के अंदर तो नहीं आया, लेकिन करनाली के और गांव में और दूसरे इलाकों में बहुत घुमा हूँ। मुझे 3 बार ऐसा मौका मिला कि नेपाल के सुदूर इलाकों को यात्रा करने का मौका मिला। मार्च, the first time when we were able to enact a law against child labor in India, my second home was Nepal, and I started working with politicians over here, social workers, academicians, journalists, and all sections of society to demand such a law to prohibit child labor in hazardous occupations. उस सिलसिले में हमने नेपाल की यात्रा की, नेपाल में कानून बनवाने के लिए। एक बहुत लंबी यात्रा हमने की। 2009 में हमारे साथी मेरे बेटे की तरह हैं, दिल्ली चौधरी जी, जो आजकल
लुम्बिनी में मंत्री हैं, पहले केंद्र सरकार में भी लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली। तो उस यात्रा में एक खास बात थी कि 2009 में जब यहाँ का संविधान बनने की चीज़ें चल रही थी, नेपाल का संविधान, तो हम जैसे साधारण लोगों ने जो नेपाल को अपना परिवार मानते हैं, ये सपना देखा कि यहाँ के संविधान में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार शुरू से ही बनाना चाहिए। भारत में 1950 में जो संविधान बना उसमें शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। इट वॉज नॉट द फंडामेंटल राइट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, though it was mentioned as directive principles of state policy। तो उस राज्य के राजा ने अपने पुत्र जो युवराज था, प्रिंस था, उसे कहा कि तुम जाओ और वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करो, जंगल में गुरुजी की कुटिया में। It was very difficult for a prince to accept this। He insisted not to go. Rather, he told his father that you are the king of this state। आप इस राज्य के राजा हैं, आप आइए और उस गुरु को यहीं बुला लीजिए, वो यहीं पढ़ाएगा मुझे, मैं तो युवराज हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ। And this young man traveled all the way to the forest, sitting on a chariot, elephants and all kind of stardom। ढोल नगाड़े बजाते हुए जब वो वहां पहुंचे गुरु के कुटिया के बाहर, तो दरवाजे नहीं खुले। किसी ने जाके आवाज दी कि देखो युवराज आए हैं इस प्रदेश की, दरवाजा खोलो। नहीं खुला। थोड़ा सा इरिटेट होकर वो नौजवान गया, उसने दरवाजा खटखटाया, बोला दरवाजा खोलिए। कौन? भीतर से आवाज आई, कौन? तो युवराज बोला जानते नहीं है मैं इस देश का युवराज हूं, ये आपको आवाजें सुनाई नहीं पड़ रही हैं ढोल नगाड़ों की। दरवाजा नहीं खुला। 2-3 बार उसने कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला, तो गुस्से में तमतमा के वापस चला गया। पिता ने दोबारा से भेज दिया। तब उसकी समझ में आई कि पिता बार बार क्यों भेज रहे हैं, कोई ना कोई बात जरूर है। उसने अपना रथ वगैरह छोड़ दिया, हाथी घोड़े छोड़ दिए, अकेला गया दरवाजे पर और खटखटाया। आवाज आई, कौन? उसने कहा अगर मैं जानता कि मैं कौन हूं तो मैं यहां क्यों आता? मैं यही जानने के लिए तो यहां आया हूं कि मैं कौन हूं। आप लोग इस विश्वविद्यालय में, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय में एक नई पहचान लेकर वापस जा रहे हैं। वो पहचान एक स्वाभिमानी नेपाली नागरिक की पहचान है। वो पहचान उस नौजवान की पहचान है जो यहाँ की बहुत सारी कमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध है। उस वक्त गुरु ने उससे कहा दीक्षा में, बेटे आज तुम अग्नि हो, प्रकाश हो। अभी आपके वाइस चांसलर साहब कह रहे थे धीरे से कि बहुत गर्मी है। अरे भाई ये गर्मी किसी बाहरी सूरज की नहीं है, ये हमारे नौजवानों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर जो सूरज धधक रहे हैं भीतर से इस नेपाल को महान राष्ट्र बनाने का, उसकी गर्मी। बोलो है कि नहीं? या सिर्फ अपनी नौकरी के लिए? मुझे लोग ये भी कहते थे जब मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, इसके बाद छोड़कर ये अपना बच्चों के लिए आंदोलन शुरू किया, तो सब लोग कहते थे जल्दी से डिग्री हासिल कर लो ताकि अच्छी लड़की मिल सके, अच्छी शादी हो सके। कोई कहता था जल्दी से अच्छे मार्क्स ले आओ पढ़ाई में, माँ बाप कहते थे, परिवार के लोग कहते थे, तो अच्छी जॉब मिल जाएगी भारत में या भारत के बाहर विदेशों में भी मिल सकती है। उस समय 70s में, मिड 70s में उस विषय के बहुत एक्सपर्ट नहीं थे जिस विषय में मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया था, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर डिज़ाइन में।
जब ये बच्चे जब ये इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ आने वाले थे, इनका नाम बोला जा रहा था, तो मुझे लगा, लेकिन मैंने भी सोचा कि यार बिना डिग्री के भी मैं प्रेम कर सकता हूँ किसी से और शादी भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी डिग्री हासिल नहीं किए हैं वो मेरी राह पे चल पड़े। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे मौका मिला और इत्तेफाक रहा कि किसी एक युवती से मेरा प्यार हो गया। बहुत झंझट था शादी में, लेकिन मैंने शादी की। लेकिन शादी तब की जब मैंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया और मुझे मालूम था कि मैं पास हो जाऊंगा। और वो मेरी पत्नी सुमेधा जी, मैं उस समय की बात सुना रहा हूँ जब मेरे सिर पे गोली रख दी गई और मेरे ऊपर हमले कर दिए गए। वो घटना एक सर्कस की घटना है, जहां पता क्या लगा था, नेपाल के कुछ 6-7 माँ बाप किसी तरह धक्के खाते हुए हमारे पास दिल्ली पहुंचे थे। वो बॉर्डर से लगे हुए कुछ जिलों के थे। उनकी बेटियों को बहला फुसला के चुरा के किसी तरह से कुछ दलाल भारत ले गए थे। नेपाली दलाल और भारतीय दलाल मिलके ये काम करते हैं ट्रैफिकिंग का। और वहाँ उनको कई साल से गुलाम बना के रखा हुआ था। माँ बाप ने अपना सब कुछ बेच बाच के कई धक्के खाए, लेकिन बच्चे नहीं मिले। किसी ने हमारे बारे में बताया, जब हमारे पास आए तो हम जांच पड़ताल करते रहे और हमें पता लगा कि एक जगह पर वो लड़कियां फंसी हुई हैं। 12 लड़कियां थी जिनके माँ बाप आए थे। वो सर्कस का मालिक बहुत शक्तिशाली आदमी था, बहुत पॉलिटिशियंस के साथ, चीफ मिनिस्टर वगैरह के साथ उसका उठना बैठना था। और नेपाल से वो लड़कियों की, ड्रग्स की और छोटे हथियारों की तस्करी करता था। कई साल पुरानी बात है। तो हमने फैसला किया, जब हम गए तो लोकल पुलिस मिली हुई थी और हमें पता भी लग गया। तब भी हमने कहा, जब वो माएँ हाथ पकड़ के पैर पकड़ के रो रही थी, शायद उनका कोई और सहारा या कोई आशा उनके मन में नहीं थी।